तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि किसी की रोज़गार बंद करने से स्कूल का शिक्षा व्यवस्था ठीक होगा, आई हैव अ डाउट। ऑनलाइन को आप कैसे रोक लेंगे बताइए? वहाँ से ऑनलाइन में बच्चों को पढ़ाएगा तो आप कहाँ से रोक लेंगे? तो ये नीति ही उनकी, ये पॉलिसी ही गलत है, क्योंकि आप जब एक स्कूल में, एक क्लास में जब 60 बच्चों को आप एक कोई एल्गोरिदम या फिर कोई थ्योरम अगर आप पढ़ाते हो, सारे बच्चे एक जैसा ग्रास्प नहीं कर पाते, तो आपके स्कूल के पढ़ाई-लिखाई से संभव ही नहीं है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कारण क्या है? क्योंकि भाई शिक्षक को आप बिज़ी करते हैं मिड डे मील में, सब्जी लाने में, कपड़ा धोने में, जितने भी कोचिंग सेंटर है सब ऑनलाइन क्लासेस चलाएँगे। आप उसको कैसे रोक लीजिए? जिसको उस टीचर से के ऊपर विश्वास है वो वहीं जाएगा। ये सब माने ये जो पॉलिसी है मुझे लगता है ये बेकार है। कहीं न कहीं एजुकेशन सिस्टम को ये और खराब ही करेगा। और इस बार जो आंदोलन होगा वो आपके शिक्षकों के साथ होगी। एक कहावत है कि काम करो फल की चिंता मत करो। मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए उसको 365 दिन में 300 दिन तो बिहार में रह के बिहारियों को नब्ज़ को पकड़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार आपने प्यार दिखाया तो मैं सारी पुरानी चीज़ों को मैं भूल जाऊँगी। डिलीवरिंग द थिंग्स वर अमेजिंग, इससे ये पता चलता है कि हमारे ऑनरेबल पीएम को यूथ लीडर्स ज़्यादा पसंद है। तो मुझे लगता है कि लालू जी, नीतीश जी के राज धीरे-धीरे खत्म होगा और कास्टिज़्म की राजनीति भी खत्म होगी। पैरामीटर ये होना चाहिए आपने काम कितना किया, आपको लोग क्यों जानेंगे? नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान पे अपने बयान देने से जाने जाती हैं देवजानी मित्रा, लेकिन हम अभी बात करेंगे के पाठक को लेकर, क्योंकि जिस तरह से बिहार का माहौल है, शिक्षा मंत्री किनारे हैं, के पाठक इस सरकार चला रहे हैं, ऐसे में आरोप लग रहा है। और के पाठक स्कूल का मॉनिटरिंग करते हुए दिख रहे हैं, जिस पे आपने बयान दिया कि के पाठक जिस तरह से फरमान जारी किए हैं प्राइवेट संस्थानों को लेकर, ऐसे में गलत फरमान है, उनको वापस लेना चाहिए। कैसे लगता है? एकदम बिल्कुल सही बात है, उनको वापस इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जितने भी कोचिंग सेंटर चलाने वाले हैं, सब आपके स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं। सबकी अपनी-अपनी रोज़ी-रोटी है और अगर आप स्कूल के शिक्षा व्यवस्था का अगर आप डे 1 से उसके ऊपर ध्यान देते, तो शायद कोचिंग सेंटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर बिहार में पटना में ही है और सिर्फ़ पटना के ही बच्चे नहीं, छोटे-छोटे गाँव से भी बच्चे आके कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे 1 साल ड्रॉप करके भी यूपीएससी, बीपीएससी की तैयारी करते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि किसी की रोज़गार बंद करने से स्कूल का शिक्षा व्यवस्था ठीक होगा, आई हैव अ डाउट, क्योंकि ऐसा कभी होता भी नहीं है। आप ज़्यादा शक्ति क्या कहते हैं आप अगर ज़्यादा क्या कहते हैं कार्रवाई करेंगे, तो ऑप्शन क्या है लोगों के पास? ऑनलाइन। ऑनलाइन को आप कैसे रोक लेंगे बताइए? अगर एक बच्चा स्कूल में जाके और अगर एक शिक्षक स्कूल में जाके वहाँ से ऑनलाइन में बच्चों को पढ़ाएगा तो आप कहाँ से रोक लेंगे? तो ये नीति ही उनकी, ये पॉलिसी ही गलत है। हाँ, डेफ़िनेटली आप ये ज़रूर ये कीजिए कि आप अपने स्कूल के कानून व्यवस्था को सही कीजिए, ताकि बच्चों को, बच्चों के पेरेंट्स को कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कारण क्या है? क्योंकि भाई शिक्षक को आप बिज़ी करते हैं मिड डे मील में, सब्जी लाने में, कपड़ा धोने में, फिर आप जातीय जनगणना में, आप ऐसे तो यहाँ के टीचर्स को आप ऐसे आप इस ढंग से आप ट्रीट करते हैं। और कोचिंग सेंटर में सारे जो लोग हैं, वो सारे टीचर्स नहीं हैं। ओनर हो सकता है कि कोई पैसे वाला भी हो, इन्वेस्टमेंट भी कोई किया हो, लेकिन चलाने वाला, पढ़ाने वाला कोई आपके क्या कहते हैं रिटायर भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक कोचिंग सेंटर में वही चीज़ लागू हो, जो के पाठक जी को एक आँख से दिख रहा है। तो दोनों आँख खोल के, दिमाग चला के अगर वो इसको सही ढंग से करेंगे तो मुझे लगता है कि दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन होगा, ताकि आपके स्कूल का शिक्षा व्यवस्था भी सही रह जाए और कोचिंग में पढ़ाने वालों की रोज़ी-रोटी पे अब लात भी ना मारे। इसकी दूसरी पहलू है कि अगर स्कूल जैसे जिस टाइम में चलते हैं, उस टाइम अगर कोचिंग संस्था बंद रहें, टीचर वहाँ पे नहीं हो, बच्चे वहाँ पे अगर कोचिंग संस्था में नहीं जाए, उस बजाय स्कूल में और कॉलेज में बच्चे दिखे, तो काफ़ी वहाँ पे मतलब कि पहल हो सकती है, वहाँ पे पॉसिबल ही पढ़ाई नहीं है। कि वहाँ पे जो है कि सुधार हो सकता है। पॉसिबल ही नहीं है। देखिए ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पढ़ाई-लिखाई नहीं किया। अभी तो ख़ैर कोचिंग सेंटर का डिमांड भी आपका ज़्यादा बढ़ गया है। रीज़न क्या? क्योंकि आप जब एक स्कूल में, एक क्लास में जब 60 बच्चों को आप एक कोई एल्गोरिदम या फिर कोई थ्योरम अगर आप पढ़ाते हो, सारे बच्चे एक जैसा ग्रास्प नहीं कर पाते, चीज़ों को समझ नहीं पाते। लेकिन वही आप जब कोचिंग सेंटर जाते हो, 10 की बैच या 15 की बैच या 20 की बैच होती है, तो इंडिविजुअली वो टीचर उस बच्चे को ध्यान दे पाते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी जो एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बोली या फिर वो जो चाहते हैं वो कोचिंग सेंटर में जाके पाते हैं, क्योंकि मैंने भी क्या कहते हैं क्लास 10 तक कोई कोचिंग डेफिनेटली नहीं लिया था, लेकिन प्लस 2 में कॉलेज में मुझे कोचिंग लेनी पड़ ये थी, क्योंकि भाई जिस ढंग के फिजिक्स या केमिस्ट्री में चीज़ें हैं आपके क्या कहते हैं क्या कहते हैं आपका मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग में, वो आपके स्कूल के पढ़ाई लिखाई से संभव ही नहीं है। तो ये जो उन्होंने जो पॉलिसी बनाई कि
31 अगस्त लास्ट डेट है, नहीं तो कार्रवाई होगी, ये टोटल बकवास। इससे क्या होगा, जितने भी कोचिंग सेंटर है सब ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे, आप उसको कैसे रोक लीजिएगा? ऑनलाइन तो और ज्यादा होगा, 24/7। और जिसको कोचिंग सेंटर जाना है, जिसको उस टीचर से के ऊपर विश्वास है, वो वहीं जाएगा। जैसे कि आपका खान जी हैं, जैसे कि आपका क्या कहते हैं 30 के जो आपके हैं, तो इन लोगों को आप कैसे रोकिएगा? ये लोग तो एक क्या कहते हैं सेट ऑफ एग्जाम्पल्स है कि बिहार में सबसे कम पैसे में पढ़ाई लिखाई करके उनको आईएएस या फिर क्या कहते हैं यूपीएससी क्वालिफाई करवाने वालों में से एक है। इन लोगों को आप कैसे रोक रोक लेंगे? तो ये सब माने ये जो पॉलिसी है, मुझे लगता है ये बेकार है। कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को ये और खराब ही करेगा। और वन मोर आंदोलन होगा, और इस बार जो आंदोलन होगा वो आपके शिक्षकों के साथ होगा। अगला सवाल पे आते हैं जिस चीज़ जी। के लिए आप काफ़ी चर्चा में रहते हैं। चिराग पासवान अब संसद में दहाड़ते हुए दिख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सुपर हैप्पी टू सी अ यंग लीडर लाइक हिम जो दहाड़ रहे हैं। और द बेस्ट पार्ट इज दैट वहाँ पे हमारे भी सांसद क्या कहते हैं ऑफ समस्तीपुर प्रिंस राज जी भी थे, उनको भी देख के अच्छा लग रहा है। दोनों भाई मिल के जब क्या कहते जब एक साथ मिल के जब ऑनरेबल सीएम के खिलाफ जब वहाँ पे बातें कर रहे थे और अपनी चीज़ों को रख रहे थे, तो बड़ा अच्छा फील मतलब है हो रहा था। और चिराग जी को मैंने हमेशा से ही बोला है कि वो सदन नहीं जाते हैं, और अभी जा रहे हैं, तो कांग्रेचुलेशन सर, फाइनली आपने सही रास्ता अपनाया और अच्छा लग रहा है देख के। आई एम वेरी हैप्पी। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री बन जाएँगे? नहीं, मुख्यमंत्री भाई अब सदन में एक बार दहाड़ने से अगर कोई मुख्यमंत्री बनता तो नहीं, उस राह ऐसे पे हैं कि नहीं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अभी तभी तो उन्होंने शुरुआत की। अभी देखिए मैं तो बोलूंगी कि एक कहावत है कि काम करो फल की चिंता मत करो, तो आई एम श्योर कि वो भी इसी दिशा में ही उनको काम करना चाहिए। बाकी उनके चाहने वाले, उनके फैंस, उनके जो लोग उनको मानते हैं, वो लोग चाहते हैं कि वो सीएम बने। युवा नेता है बोल के लोगों को लगता है कि वो सीएम बने, लेकिन मुझे लगता है कि उनको और ज्यादा काम करना पड़ेगा, बिहार में रहना पड़ेगा, सदन के टाइम पे सदन जाए, बिहार में आके रहें, काम करे, तो चीजें बदलेंगी। लेकिन मुख्यमंत्री का किरदार के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए उसको 365 दिन में 300 दिन तो बिहार में रह के बिहारियों को नब्ज को पकड़ना होगा। अब तो जा भी रहे हैं जम्मू। अच्छी बात है। अरे भाई, फिर वही बात, एक बार जम्मू ही गए तो आप सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि आप एक बार आपने प्यार दिखाया तो मैं सारी पुरानी चीज़ों को मैं भूल जाऊँगी। बट इट इज़ गुड कि उन्होंने सदन में बहुत अच्छा से चीज़ों को रखा, और मैंने प्रिंस जी और चिराग जी दोनों का सुना और बहुत अच्छा लगा। दोनों के वे ऑफ डिलीवरिंग द थिंग्स वर अमेजिंग। इससे ये पता चलता है कि हमारे ऑनरेबल पीएम को यूथ लीडर्स ज़्यादा पसंद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाएँ, महिलाएँ अगर आके पॉलिटिक्स बिहार में जॉइन करेंगे, तो मुझे लगता है कि लालू जी, नीतीश जी के राज धीरे-धीरे खत्म होगा और कास्टिज़्म की राजनीति भी खत्म होगी। एक चर्चा जोरों शोरों से चल रही है कि जमुई से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे जी। और दूसरी तरफ हाजीपुर से उनकी मां रीना पासवान जी चुनाव लड़ेंगी। देखिए, मुझे इतना ज़रूर पता है कि चिराग पासवान जी को एट एनी कॉस्ट जमुई से लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के सांसद हैं। और ये मैं नहीं बोल रही, ये ऑनरेबल पीएम का आदेश है। रही बात उनकी मम्मी वहाँ पे लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है। अगर उनकी माताजी जस्ट बिकॉज़ वो चिराग जी की मम्मी है बोल के, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर, मैं बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करती हूँ क्योंकि वो एक महिला है। लेकिन अगर मैं काम की बात करूँ तो रीना जी ने क्या काम किया? रीना आंटी का काम कार्यकाल किया। जस्ट बिकॉज़ वो रामविलास जी की पत्नी है बोल के वो चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएँगे, ऐसा नहीं है। तब तो फिर रामविलास जी की, स्वर्गीय श्री रामविलास जी की पहली पत्नी को भी आना चाहिए। उन्होंने भी तो मतलब मान लीजिए क्या कहते हैं रामविलास जी की वो भी तो पत्नी रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए क्राइटेरिया, कि ये क्राइटेरिया गलत है। जस्ट बिकॉज़ आप इतने बड़े लीडर के पत्नी हो बोल के आप चुनाव लड़ोगे, आप इतने बड़े लीडर के बेटे हो बोल के आप चुनाव लड़ोगे, दिस शुड नॉट बी द पैरामीटर। पैरामीटर ये होना चाहिए आपने काम कितना किया, आपको लोग क्यों जानेंगे। आप किसी की पत्नी है बोल के आप चुनाव लड़िएगा, ये चीज़ ही गलत है। और क्योंकि ऑनरेबल पीएम इस चीज़ के खिलाफ है, इसको कहते हैं परिवारवाद की राजनीति। और मुझे लगता है कि कतई ही पीएम मोदी जी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप वहाँ से वही चुनाव लड़ेंगे जो उस जगह से काम किए 1990 क्या कहते हैं 1977 से। और वो है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर श्री पशुपति कुमार पारस जी, जो मानते भी हैं, जाते भी हैं, करते भी। आज भी वो आए हैं, आज भी उनका हाजीपुर में बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, कल भी है, परसों भी है। तो इन चीज़ों को देखते हुए यही लगता है भाई जो जहाँ से काम कर रहा है, उनको वहाँ से लड़ना चाहिए। जस्ट बिकॉज़ आप किसी की पत्नी हो, जस्ट बिकॉज़ आप किसी की बहन हो, उसके लिए चुनाव लड़ना, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। अगर हम लोग राहुल जी को गलत बोल रहे हैं, तो ये भी गलत है। अगर हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी को गलत बोल रहे हैं, तो ये भी नीति गलत है।
अच्छा, फ्लाइंग किस का मामला आजकल बहुत जोरों-शोर से चल रहा है, इसको कैसे देखती हैं? देखिए, ये सब बड़ा ओछे टाइप का कमेंट है, इसमें बात ही नहीं करना चाहिए। आप राहुल जी का एज 50 है, तो आपके चिराग जी का एज भी 43 और कौन-सा मैं बहुत यंग हूँ। तो ये सब अपने पर्सनल चीज़ है, किसको कब शादी करना है, कौन क्या कब-कब करेगा। मुझे लगता है कि बीइंग अ वुमन इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज़ हम लोग क्या कहते हैं, महागठबंधन का पार्ट नहीं है बोल के हम अपने मर्यादा से उतर के कोई बात करेंगे, आई विल नॉट टॉक दैट। मुझे लगता है कि फ्लाइंग किस टाइप की बातें होनी ही नहीं चाहिए। ये सब बचकानी बातें, ये सब स्कूल कॉलेज में आजकल बच्चे भी नहीं करते हैं। आजकल ये सब माने बहुत ही चीप वे ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स है, मैं तो यही बोलूँगी। भाजपा तो पूरे इस मामले को उछाल रही है, पूरे मामले पे चर्चा भी हो रही है, डिबेट चल रहे हैं। नहीं देखिए, मैं तो अब आपको वही बोल रही हूँ कि देखिए, सस्ती चीज़ों पे डिबेट करने की शिक्षा मेरे को नहीं मिली है और ना मेरे मंत्री ने मुझे दिया है और ना मेरे मेंटर ने मुझे दिया है। तो सस्ती चीज़ों पे हम बात नहीं करते, हम बात करेंगे उस पे जिसमें विकासपूर्ण बात हो और अगर फ्लाइंग किस के ऊपर बात करने से बिहार का विकास होगा तो डेफ़िनिटली कीजिए, लेकिन अगर ये सब बात नहीं करने से अगर विकास नहीं होती है तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से अभी परिप्रेक्ष्य बन रहा है, जिस तरह से बिहार की स्थिति हो रही है, चिराग पासवान के आने से एनडीए में बल मिल रहा है क्या? देखिए, कोई भी युवा नेता जो अपने पक्ष को क्लियरली रखेंगे, कोई भी युवा नेता जो बिहार के डेवलपमेंट की बात करेंगे और क्योंकि तंग आ गए हैं बिहार के युवाएँ बोलिए, महिलाएँ बोलिए, वरिष्ठ जितने भी हमारे लोग बोलिए बिहार के, दे आर फ्रस्ट्रेटेड विथ बिहार नाउ। 17 साल, 20 साल, 30 साल बहुत होता है एक एक राष्ट्र को बर्बाद होते हुए देखते। तो मुझे लगता है कि कोई भी यूथ लीडर अगर दहाड़ के अगर सही बात बोलेंगे, डेवलपमेंट की बात बोलेंगे, तो बिहार की उन्नति होगी। और वहाँ पे अगर मैं बात करूँ चिराग जी की, मैं बात करूँ प्रिंस जी की, मैं बात करूँ ऋतुराज सिन्हा की, मैं बात करूँ सम्राट चौधरी की, मैं बात करूँ आपके हमारे जैसे मान लीजिए प्रवक्ता देवजानी तेजस्वी यादव जी। मित्रा जी की। तो अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे तो लोग हमारी बात सुनेंगे। अनफॉर्च्युनेटली तेजस्वी प्रसाद यादव के पास उनका सरनेम और उनकी सन ऑफ लालू जी जो हैं, वो उनके लिए सबसे बड़ा फाइट है। क्योंकि लोग अभी भी पुराने चीज़ों से डरते हैं और हमेशा याद रखिएगा चरित्र, कैरेक्टर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। आज नहीं तो कल अगर गलती से भी भगवान ना करे कभी ऐसा दिन बिहार के महिलाओं को या बिहार के पुरुषों को या वरिष्ठ लोगों को देखना पड़े, अगर गलती से भी आरजेडी के हाथ में आ गया, हो सकता है 1 साल बहुत अच्छा चलाएँगे, लेकिन घूम फिर के फिर वही अपहरण, फिर वही सारी चीज़ें चरम सीमा पर पहुँच जाएँगी। अभी अगर महागठबंधन की सरकार में सीएम नीतीश कुमार के होते हुए अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इमेजिन कीजिए अगर एक युवा नेता अगर तेजस्वी प्रसाद यादव आ गए और उन्होंने अगर पुरानी चीज़ों को दोहराना शुरू कर दिया, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए एक साँस लेना भी और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने का भी, क्योंकि वो डर है लोगों के मन में। तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है उनका पास्ट, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है उनके कर्म और उनके पिताजी के कर्म, अब सॉरी टू से। सरनेम को लेकर आप बात कर रहे हैं, हुँ, अपने जितने भी नेताओं का नाम लिया है, हुँ। उसमें किसका अपना काम है, अपना पहचान है? देखिए, अगर मैं सबके चिराग बारे में पासवान हो या एकदम सम्राट चौधरी हो या ऋतुराज सिन्हा हो, इसमें किनका अपना पहचान? देखिए, सही बात आपने कहा कि भई दे आर लकी कि इनके पिताजी लोग उससे पहले ही पॉलिटिक्स में आके अपना दहाड़ गए हैं और उसके वजह से उनके बेटों को मिला है। लेकिन मैं तो इंस्पायर्ड हूँ हमारे ऑनरेबल मोदी से, हमारे ऑनरेबल पीएम से, जिनका कोई अगल-बगल, ऊपर-नीचे कहीं से भी कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। और मुझे लगता है कि शायद यही एक सीख नेक्स्ट जनरेशन को लेना चाहिए, चाहे वो ऋतुराज जी हो, चाहे वो चिराग जी हो, चाहे वो प्रिंस जी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो कि भाई आपके पिताजी ने क्या किया वो छोड़ दीजिए। उन्होंने अपने टाइम पे जो उनको सही लगा उन्होंने किया। उस वक़्त उनको लगा कि आनंद मोहन जी को साथ में लेके चलना चाहिए तो उन्होंने किया। लेकिन अभी अगर आपको लगता है कि हमारे जैसे आपके जैसे पढ़े-लिखे लोगों को किसी गुंडा को अपना इंस्पिरेशन मानना चाहिए, किसी ऐसे लोगों को अपना इंस्पिरेशन मानना चाहिए कि भाई कोई एक आईएएस ऑफिसर की हत्या की है या फिर कोई ऐसा लोगों को मानना चाहिए जो दिन दहाड़े गोली चलाता है, तो मुझे लगता है कि उनको वो चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। 21वीं सदी में चीज़ें अगर हम लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, तो सोच की बदलाव भी करनी होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने जितने नया यूथ का नाम लिया, दे आर गोइंग टू चेंज द सिनेरियो ऑफ बिहार।
तब देख रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन थी देवजानी मित्रा, जिन्होंने अपनी बात को रखा और जिस तरह से एनडीए और यूपीओ को लेकर जिस तरह से घमासान है, बिहार में क्या राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, चिराग पासवान को लेकर भी इन्होंने बात कही कि जिस तरह से चिराग पासवान संसद में दहाड़ रहे हैं, ऐसे में अब उनमें बदलाव आ रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में। बहरहाल इसी तरह के तमाम कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहें। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।